इतिहास में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो किसी भी कल्पना से कहीं ज्यादा हैरान करने वाली होती हैं। आज हम एक ऐसे ही राजकुमार की बात करेंगे। एक ऐसा राजकुमार जिसके पास अपना कोई घर नहीं था, कोई राज्य नहीं था, लेकिन उसने इतिहास के सबसे मजबूत और शानदार साम्राज्यों में से एक की नींव रखी। जी हाँ, आज हम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की उस अविश्वसनीय कहानी को जानेंगे। जरा सोच कर देखिए, एक राजकुमार जिसे अपनी ही जमीन से निकाल दिया गया हो, एक ऐसा राजा जिसके पास ना तो कोई सिंहासन हो और ना ही कोई सल्तनत। वो बस एक सपना लिए मध्य एशिया के पथरीले इलाकों में भटक रहा था। और यहीं से हमारी कहानी का सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है। आखिर वो कौन सी बात थी जिसने एक बेघर राजकुमार को इतनी हिम्मत दी कि उसने न सिर्फ अपनी किस्मत को बदला, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के नक्शे को हमेशा हमेशा के लिए बदलकर रख दिया। चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये बाबर था कौन। उसका पूरा नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, लेकिन उसकी असली ताकत और पहचान छिपी थी उसके खून में, उसके वंश में। पिता की तरफ से वो महान विजेता तैमूर का वंशज था और माँ की तरफ से चंगेज खान का। मतलब उसकी रगों में इतिहास के दो सबसे बड़े विजेताओं का खून दौड़ रहा था। सोचिए जरा, सिर्फ 12 साल की छोटी सी उम्र में उसे फरगाना का राजपाट मिल गया। एक बच्चे के कंधों पर पूरे राज्य की जिम्मेदारी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। दुश्मनों की साजिशों और हमलों ने उसे अपना ही घर, अपना ही राज्य छोड़ने पर मजबूर कर दिया और कई सालों तक वो बस भटकता रहा। जब मध्य एशिया में बार बार नाकामी हाथ लगी तो बाबर ने अपनी नजरें एक नई जमीन की ओर घुमाईं। एक ऐसी जमीन जिसके किस्से पूरी दुनिया में मशहूर थे। हिंदुस्तान, सोने और मसालों की धरती। ये एक बहुत बड़ा दांव था, एक बहुत बड़ा जुआ। लेकिन सच तो ये है कि अब बाबर के पास खोने के लिए कुछ बचा भी नहीं था। और बस यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। बाबर ने हिंदुस्तान को जीतने के लिए कोई दशकों लंबी जंग नहीं लड़ी। उसने सिर्फ 4 साल, जी हाँ, सिर्फ 4 साल में 4 ऐसी लड़ाइयां लड़ी जिन्होंने उत्तर भारत की तस्वीर हमेशा के लिए बदल दी। चलिए इन 4 सालों के सफर पर एक नजर डालते हैं। 1526 में पानीपत के मैदान में उसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली सल्तनत का ही अंत कर दिया। फिर 1527 में खानवा में उसका सामना हुआ मेवाड़ के शक्तिशाली राणा सांगा से, और इसके बाद चंदेरी और घाघरा की लड़ाइयों ने उसके रास्ते के सारे कांटे हटा दिए और उत्तर भारत पर उसका कब्जा पक्का हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी लड़ाइयाँ, इतनी सारी तारीखें याद कैसे रहेंगी, है ना? तो इसके लिए एक बहुत ही मज़ेदार और आसान सा तरीका है। ध्यान से सुनिए। 26 में पानी पिया मतलब पानीपत, 27 में खाना खाया मतलब खानवा, 28 में चल दिया यानी चंदेरी, 29 में घर गया मतलब घाघरा, और आखिर में 30 में मर गया। है ना कमाल का तरीका? लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। बाबर की सेना तो उसके दुश्मनों के मुकाबले हमेशा छोटी होती थी, तो फिर वो लगातार इतनी बड़ी बड़ी जीतें हासिल कैसे कर रहा था? इसका जवाब छिपा है 2 चीजों में। एक, बहुत ही चालाक जंग की रणनीति, और एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो उस वक्त भारत के लिए बिल्कुल नई थी। उसकी सबसे खतरनाक रणनीति का नाम था तुलुगमा। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए कि वो अपनी सेना को 3 हिस्सों में बांट देता था। एक हिस्सा सामने से हमला करता, जबकि बाकी 2 छोटे हिस्से पंखों की तरह फैलकर दुश्मन को दाएं और बाएं दोनों तरफ से घेर लेते थे। दुश्मन कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो एक जानलेवा जाल में पूरी तरह फंस चुका होता था। और तुलुगमा के साथ साथ बाबर के पास एक और ब्रह्मास्त्र था, तोपें और बारूद। वो भारत में बड़े पैमाने पर तोपों का इस्तेमाल करने वाले पहले लोगों में से था। जरा सोचिए, दुश्मन के वो बड़े बड़े हाथी जो उनकी सबसे बड़ी ताकत हुआ करते थे, वो तोपों की भयानक गड़गड़ाहट और धुएं से डरकर अपनी ही सेना को कुचलने लगते थे। ये तो पूरा का पूरा गेम चेंजर था। लेकिन अगर हम बाबर को सिर्फ एक लड़ाके और विजेता के तौर पर देखें, तो ये उसकी कहानी के साथ नाइंसाफी होगी। जंग के मैदान के बाहर बाबर का एक और ही रूप था। वो एक निर्माता था, एक कवि था और कुदरत से बेहद प्यार करने वाला इंसान था। यहाँ बाबर के 2 बिल्कुल अलग रूप देखने को मिलते हैं। एक तरफ वो योद्धा था जो एक विशाल साम्राज्य की नींव रख रहा था, तो दूसरी तरफ वो एक विद्वान था जो अपनी जिंदगी की कहानी बाबरनामा लिख रहा था।
वो जंग की रणनीतियों में जितना माहिर था, उतना ही उसे खूबसूरत बाग बनाने और कविता लिखने का भी शौक था। तो आखिर में बाबर की विरासत क्या है? उसका शासनकाल बहुत ही छोटा था, ये सच है, लेकिन उसने जो नींव रखी, उस पर एक ऐसा आलीशान साम्राज्य खड़ा हुआ जिसने भारतीय उपमहाद्वीप पर सदियों तक अपनी छाप छोड़ी। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन ये सच है। अपनी सारी जीत के बाद बाबर ने हिंदुस्तान पर सिर्फ 4 साल हुकूमत की, 1526 में साम्राज्य बनाने से लेकर 1530 में अपनी मौत तक। बस 4 साल। 1530 में बाबर की मौत हो गई। उसे पहले आगरा में दफनाया गया, लेकिन उसका दिल वो हमेशा काबुल के लिए धड़कता था। काबुल, वो शहर जिसे उसने बड़े अरमानों से जीता था। उसकी आखिरी इच्छा यही थी कि उसे काबुल की मिट्टी में ही दफनाया जाए, और बाद में उसकी इस आखिरी इच्छा को पूरा भी किया गया। बाबर का राज भले ही छोटा रहा हो, लेकिन उसकी कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक इंसान का मजबूत इरादा और नई सोच इतिहास का रुख मोड़ सकती है। उसने जिस मुगल साम्राज्य की शुरुआत की, उसने भारत की कला, संस्कृति और वास्तुकला पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज भी जिंदा है। तो जाते जाते एक सवाल है कि अगर बाबर ना होता तो आज हमारा देश और हमारी दुनिया कैसी होती? सोचिएगा जरूर।